Students, welcome to history class 12th. Students, in recent video we have discussed about kinship and marriages, many rules and various practices. So in which we have discussed about the composition of families at that time, rules of patrilineal and the rules of marriages. So rules of marriages we have discussed. In rules of marriages, we have discussed about four rules of marriages and different types of 8 types of marriages in India in ancient time. Now we will discuss about the Gotra of women. Gotra, all of you know the surname. सभी बच्चों को सरनेम के बारे में पता होगा. कोई शर्मा लगाता है, कोई वर्मा लगाता है, कोई कुछ लगाता है, मतलब आपको पता है सरनेम क्या होते हैं. तो 1000 BCE के बाद पीपल वर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ गोत्रास. मतलब जो सोशल स्टेटस था लोगों का वो गोत्रास के अकॉर्डिंग डिक्लेयर किया जाने लगा. अब गोत्रा क्या होता था? गोत्रा का मतलब होता था ईच गोत्रा नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीर एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू सेम गोत्रा वर रिगार्डेड एज द डिसेंडेंट एज हिज डिसेंडेंट. मतलब कहा जाता था कि कोई एक व्यक्ति, कोई भी जिसका मतलब नाम था शुरुआत में, उसके आगे बच्चे जो हैं, मतलब वैदिक रिलेशन था जिसका कोई, उसके आगे बच्चे हैं, उनके नाम के पीछे वो लगता ही लगता है. वैदिक सीर का मतलब उसका कोई काफी इंपॉर्टेंस रोल रहा होगा. तो गोत्रा जो हैं उनके नाम को ही गोत्रा बना दिया गया और उनके बच्चे जो थे उनके नाम के पीछे वो लगता है. तो 2 रूल्स अबाउट गोत्रा वाज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. पहला तो ये कि वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा एंड अडॉप्ट देयर हस्बैंड्स Gotra after marriage, and the members of same Gotra could not marry. So मतलब 2 तरह के रूल थे. पहला कि वुमेन को अपने गोत्र को छोड़ना होगा, अपने पिता के गोत्र को छोड़कर अपने हस्बैंड का गोत्र अपनाना होगा. सेकंड ये था कि सेम गोत्रा के लोग जो है आपस में मैरिज नहीं करवा सकते, मतलब वो एक ही डिसेंडेंट के माने जाते हैं इस वजह से. सो इस तरह से मतलब गोत्रास को फॉलो किया था. वन वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर दिस वाज कॉमनली फॉलोड टू कंसीडर द नेम ऑफ मैन एंड वुमेन व्हिच वाज सम टाइम डिराइव्ड फ्रॉम गोत्रास नेम. सो ये गोत्रास नेम्स कैसे डिराइव किए जाते थे, कैसे मतलब गोत्रास को फॉलो किया जाता था, इसके बारे में हम जो उस टाइम की पावरफुल रूलिंग लीनियज थी उनके नाम देखते हैं. जैसे सातवाहनास थे, हु रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन. तो ये जो लोग थे, इन लोगों ने क्या किया था, डेक्कन में रूल किया था 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE तक. इनकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, फैमिली टाइज, इनकी इंस्क्रिप्शंस इनके द्वारा लिखवाई गई इंस्क्रिप्शन से सामने आती हैं कि इन्होंने मैरिजेस कैसे की थी और किस तरह से किस तरह की इनकी फैमिली टाइज थी. तो ये देखिए, नेम्स ऑफ सातवाहना किंग्स फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शंस. तो सभी के पीछे नाम के पीछे एक ही नाम आता मिलेगा आपको. राजा गौतमी पूता श्री सातकर्णी, राजा वशिष्ठी पूता श्री पुलमयी, राजा गौतमी पूता सामी श्री यानी सातकर्णी. इस तरह से नाम आपको मिलेंगे. तो मतलब ये गोत्रा इस तरह से स्टार्ट हुए थे. इनके एविडेंस भी हमें कुछ इंस्क्रिप्शन से मिल गए हैं. मतलब जो गोत्रास थे वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक कोई मतलब इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं सीधा सा, उनके बच्चे जो हैं उनके नाम के साथ, अपने नाम के साथ उनका नाम लगाते थे. मतलब उनका किसी न किसी तरीके से वैदिक रिलेशन रहा होगा. अब कुछ जो रूलर्स थे, जो सातवाहना रूलर्स हैं, वो पॉलीगेनियस होते थे. अब आपको पता होना चाहिए पॉलीगेनियस क्या होता है, हैड मोर देन 1 वाइफ. और जब उनकी एग्जामिनेशन किया गया था, नेम्स ऑफ वुमेन हु मैरिड सातवाहना रूलर्स इंडिकेट दैट मेनी ऑफ देम हैड नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम गोत्रा सच एज गौतमा, वशिष्ठा, देयर फादर्स गोत्रा.
मतलब उनके पिता के गोत्र से उनकी पहचान की गई। मतलब जो सातवाहन रूलर्स थे उनकी जो वुमेन वाइफ्स थी वो ज्यादातर अपने पिता के गोत्र को रखती थी। तो ये एक्सेप्शन आ गई, जो हमने बताया कि पिता के गोत्रा को छोड़ना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या किया, एक्सेप्शन आ गई कि सातवाहन रूलर्स की कुछ औरतें थी जो जिनका नाम गौतमा वशिष्ठा से लिया गया है, तो मतलब ये उनके पिता के गोत्र थे। Evidently retained their name instead of adopting names derived from their husband's gotra, name as they are required to do according to Brahmanical rules. What is also apparent in some of these women belong to same gotra. मतलब ऐसा था कि ब्राह्मणिकल रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था कि हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करना पड़ता। तो ये क्या करती थी, ये अपने पिता के गोत्र के बाद अपने हस्बैंड का गोत्रा लगाती थी। मतलब एक तरह से अपना नाम, उसके बाद पिता का गोत्र, उसके बाद फिर हस्बैंड का गोत्र लगाती थी। और कुछ वुमेन तो ऐसी थी जो एक ही गोत्र से बिलोंग करती थी। एज इट इज ऑब्वियस दैट, अब एक और था कि जो एक्सोगेमी था, मतलब कम्युनिटी से बाहर शादी करना, ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर के बाहर था। मतलब जो हमारे आदर्श थे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट आपको पहले बताया गया है, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, इनके अकॉर्डिंग क्या था, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि विद इन कम्युनिटी अपने गोत्र से अलग गोत्र की लड़की या लड़के से शादी करनी है। और इस तरह की जो एंडोगेमी प्रोसेस जो थी, एक्सोगेमी मतलब कम्युनिटी से बाहर शादी नहीं करनी है, कम्युनिटी के अंदर करनी है, मतलब इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते। एंडोगेमी प्रैक्टिस की जाती थी विद इन किन्स ग्रुप, मतलब एंडोगेमी करवाई जाती थी लेकिन किन्स ग्रुप यानी कि रिश्तेदारियों के बीच में ही। इस तरह से साउथ इंडिया में इस तरह का मतलब किन फोक का एक जाल सा बिछा हुआ, जाल कह सकते हो आप, किन फोक मतलब रिश्तेदारियां का एक जाल सा बिछा हुआ था। और अनलाइक साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में ऐसी चीज प्रेवलेंट नहीं है। मतलब हम रिलेटिव्स में काफी हद तक जो होती है, नॉर्थ इंडिया में रिलेटिव्स में काफी हद तक जो है वो किन्स के बच्चों को, मतलब बच्चों के साथ मैरिज नहीं करवाई जाती। इट इज लाइकली दैट देयर वर वेरिएशन इन अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारे देश में साउथ इंडिया में अलग सिस्टम है, नॉर्थ में अलग है, इसी तरह ईस्ट में भी अलग हुआ, वेस्ट में भी अलग हुआ। But yet it has not been possible to reconstruct specific details. मतलब स्पेसिफिक डिटेल इकट्ठी करना काफी मुश्किल है। मतलब ऐसा, क्योंकि आम लोगों की जो हिस्ट्री है वो काफी हद तक कम लिखी गई है, ज्यादातर रूलर्स के बारे में ही लिखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर मदर्स इंपॉर्टेंट। मदर्स इंपॉर्टेंट थी, तो मदर इंपॉर्टेंस थी। सातवाहन रूलर्स जो थे, जो उन्होंने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया डेक्कन रीजन में इन्होंने अपना रखा था, रूल रखा था। तो ये मेट्रोनेमिक्स थे। मेट्रोनेमिक्स मतलब इनके नेम डिराइव्ड फ्रॉम देयर मदर्स, मतलब इनके नाम जो थे वो मदर से डिराइव होते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि उनकी मदर से सिंहासन उनको मिलता था। जो सिंहासन थे यानी कि जो रूलर सक्सेशन था, थ्रोन सक्सेशन था, वो उनको पिता से ही मिलता था। मदर्स इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो सक्सेशन था उनको फादर से ही मिलता था। मदर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे पांडवास, इसीलिए हम महाभारत कंटेक्स्ट को लेकर चलते हैं। जैसे पांडवास जो थे वो अपनी माता की बात हम अवश्य मानते थे, मतलब जरूरी था उनके लिए अपनी माता की बात मानना। तो मदर्स जो थी काफी इंपॉर्टेंट थी। जैसे मैरिज के टाइम आपको पता है, तो ये इंसिडेंट महाभारत से और लिया गया जहाँ पर मदर्स को इंपॉर्टेंट ठहराया गया है। लास्ट जो अपील थी गांधारी, द मदर ऑफ दुर्योधना, जिन्होंने एक बार लास्ट टाइम अपने पुत्र से अपील की थी कि पीस बना के रखी जाए, पीसफुली पांडवों को अपना जो अधिकार है वो दे दिया जाए। लेकिन दुर्योधना ने इसको नहीं माना, जो कि मतलब उस टाइम मदर का काफी इंसल्ट समझी जाती थी अगर पुत्र पिता माता की बात नहीं मानता था। तो इस तरह से मदर इंपॉर्टेंट थी। सो स्टूडेंट्स, ये 2 पार्ट आप कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।